तो हम अपने एग्जाम्पल को कंटिन्यू कर रहे थे। फिलिंग ऑफ इंटरमिटेंट वैकेंसी ऑफ ए वुमेन डायरेक्टर। Any intermittent vacancy of a woman director shall be filled up by the board at the earliest, but not later than immediate next board meeting or 3 months from the date of such vacancy, whichever is later. तो अगर वुमेन डायरेक्टर का ऑफिस खाली हो जाता है किसी वजह से, तो मैंने आपको बताया कि कम से कम 3 महीने तो मिलते ही हैं फ्रॉम द डेट ऑफ सच वैकेंसी। तो मतलब या तो 3 महीने फ्रॉम डेट ऑफ सच वैकेंसी या नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग है जो इमीडिएट नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग है, विच एवर इज लेटर। तो हमारे एग्जाम्पल में क्या है, शीतल जो है एक वुमेन डायरेक्टर थी कंपनी की, बट उसकी डेथ हो गई 17 मार्च 2019 को। तो इंटरमिटेंट वैकेंसी राइज हो गई, तो इसको जल्दी से जल्दी फिलअप करना है। तो क्योंकि ये सिर्फ शी वॉज दी ओनली वुमेन डायरेक्टर ऑन द बोर्ड, सो इमीडिएट बोर्ड मीटिंग रखी गई 25 जून 2019 को। अब 3 मंथ्स कब होंगे? 17 मार्च से आप लगा लो 16 अप्रैल, 16 मई, 16 जून को। 16 जून 2019 को 3 महीने होंगे, या 25 जून को नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग होगी। तो बोर्ड मीटिंग लेट है, तो इसने ऊपर हमने रूल पढ़ा ना, इमीडिएट नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग या 3 मंथ्स फ्रॉम डेट ऑफ वैकेंसी विच एवर इज लेटर। तो 16 जून और 25 जून में लेट हो गया। बोर्ड मीटिंग की डेट जो है वो लेट है 3 मंथ्स से भी ज्यादा फ्रॉम द डेट ऑफ इंटरमिटेंट वैकेंसी, दैट इज 25 जून। तो 25 जून को क्या है कि हमने 25 जून तक हमने भरनी है वैकेंसी। मतलब एक वुमेन डायरेक्टर तो हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हमें लाना ही होगा 25 जून तक। तो इसको आगे देख लेते हैं अभी। ठीक है, तो 25 जून तक हमें करना है इसको, वैकेंसी को। अच्छा, और विद इन 3 मंथ्स, ठीक है, ये हमने देख लिया एग्जाम्पल, ये हमें सारा पता लग गया इसका। तो अब रेजिडेंट डायरेक्टर देख लेते हैं क्या होता है। रेजिडेंट डायरेक्टर क्या होता है? एवरी कंपनी शैल हैव एट लीस्ट वन डायरेक्टर हु स्टेज इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ not less than 182 days during the financial year. However, in case of a newly incorporated company, the above requirement shall apply proportionately at the end of financial year in which it is incorporated. तो रेजिडेंट डायरेक्टर की बात कर रहे हैं, कहता कि हर एक कंपनी को कम से कम एक रेजिडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। और रेजिडेंट वाला कॉन्सेप्ट इसका वही है जो इनकम टैक्स एक्ट में हम पढ़ते थे, कि वही 182 दिन अगर इंडिया में रहा है तो रेजिडेंट हो जाएगा। तो इसमें 182 दिन वाली कंडीशन है, इसमें 60 और 365 दिन वाली जो है, जो इनकम टैक्स में एक होती है कि पिछले 4 साल में, प्रीसीडिंग 4 ईयर्स में 365 डेज वाला जो होता है, वो वाली कंडीशन इसमें नहीं है। और करंट ईयर में 60 डेज, इसमें सिर्फ 182 दिन का लिखा हुआ है कंपनीज एक्ट में। तो इसमें लिखा हुआ है कि हर एक कंपनी में कम से कम एक डायरेक्टर ऐसा होगा जो इंडिया में रहे फॉर अ टोटल पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 182 डेज ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। लेकिन एक न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी में ये जो रिक्वायरमेंट है ये प्रोपोर्शनेटली ही अप्लाई होगी एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच इट इज इनकॉर्पोरेटेड। प्रोपोर्शनेटली का क्या मतलब हो गया कि सपोज करो जैसे साल के ख़त्म होने में अभी 90 डेज है और अभी कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, तो कैसे चेक करेंगे कि ये रेजिडेंट डायरेक्टर जो एक मिनिमम रेजिडेंट डायरेक्टर होना चाहिए किसी कंपनी में 182 डेज के लिए जो रहा हो इंडिया में कम से कम, तो कैसे चेक करेंगे? अब तो सिर्फ 90 डेज रह गए हैं साल ख़त्म होने में और अभी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है। तो फिर प्रोपोर्शनेट कर लो 90 इंटू 182 अपॉन 365। 365 साल के अगर मतलब 365 दिन के पूरे साल में अगर देखना होता है तो 182 डेज देखते हैं, लेकिन अगर साल में बचे ही 90 दिन है और अब अगर कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है तो फिर कर लो आपकी जितने रिमेनिंग डेज हैं उसमें देख लो कि कितने दिन तक कोई रेजिडेंट हो सकता है। मतलब कि 90 इंटू 182 डिवाइड बाई 365, तो जितने दिन आएंगे देख लो करके कितने आ रहे हैं। वही मतलब 45 दिन आ गए है ना। तो 45 डेज तक अगर कोई रेजिडेंट है ऐसी कंपनी में
जिसमें 90 दिन बच गए हैं एक साल में और अभी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, तो अगर वो 45 दिन के लिए, अगर उन 90 दिनों में से अगर कोई डायरेक्टर 45 दिन तक अगर रेजिडेंट है, मतलब कि 45 दिन तक अगर वो इंडिया में रह रहा है, तो वो रेजिडेंट डायरेक्टर कहलाएगा उस केस में, ठीक है। तो रेजिडेंट डायरेक्टर का हमें ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि अगर वो 45 डेज तक अगर इंडिया में रहा है कोई भी डायरेक्टर, तो वो रेजिडेंट माना जाएगा उस केस में, क्योंकि 182 डेज तो पूरे साल के लिए है ना। अगर है ही अब साल में 90 दिन ही बचे हैं, तो फिर हम कैसे देखेंगे, मतलब प्रोपोर्शनेट कर लेंगे 90 इंटू 182/365 विच इज 45 डेज। तो 45 डेज के लिए अगर कोई एग्जिस्टिंग डायरेक्टर अगर रेजिडेंट है ऐसी कंपनी में जिसमें जो इनकॉर्पोरेट कब हुई है, जब साल में 90 दिन बचे हैं, तो फिर वो रेजिडेंट डायरेक्टरशिप वाली कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो जाएगी। और जब अभी आगे चैप्टर में जब हम इसके क्वेश्चंस देखेंगे, तो हो सकता है कि इसके ऊपर कॉन्सेप्ट के ऊपर कोई फर्दर कोई क्वेश्चन हमें दिखाई दे, तो वील डिस्कस मोर अबाउट दिस देयर। तो अभी आगे चलते हैं। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कहता है specified public companies are required to appoint independent directors on their board with a view to boost the level of corporate governance. Such specified companies are the backbone of any economy and therefore they must be managed in the best possible manner, including adhering to the specified legal provisions. कहता कि अब कुछ स्पेसिफाइड पब्लिक कंपनीज हैं। स्पेसिफाइड का मतलब है कि कुछ ऐसी कंपनीज हैं जिनको स्पेसिफाई किया गया है, और ये पब्लिक कंपनीज की बात कर रहा है यहाँ पे, प्राइवेट कंपनीज की बात नहीं कर रहा। पब्लिक कंपनीज कौन सी हैं? जिसमें पब्लिक का पैसा लगा हुआ है, बाहर के लोगों ने शेयर्स खरीदे हुए हैं, जनरल पब्लिक ने शेयर्स खरीदे हुए हैं, तो इनको एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने हैं अपने बोर्ड में, ठीक है। तो इनको एक की बात नहीं कर रहा, कहते हैं कि इनको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स अपॉइंट करने हैं अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, ताकि कॉर्पोरेट गवर्नेंस को बढ़ावा दिया जा सके। और ये जो स्पेसिफाइड कंपनीज होती हैं, अब ये ऐसी कौन सी स्पेसिफाइड कंपनीज हैं वो आगे देखेंगे जब आएंगी। तो कहते हैं ये जो स्पेसिफाइड कंपनीज हैं ये बैकबोन होती है किसी भी इकोनॉमी की, और इनको इस तरीके से मैनेज किया जाना चाहिए कि स्पेसिफाइड लीगल प्रोविजंस जो हैं वो कंपनीज एक्ट के सेटिस्फाई हों। और कहता कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो होता है उसका एक इंडिपेंडेंट माइंडसेट होना चाहिए, विच शुड नॉट बी अनड्यूली इन्फ्लुएंस्ड बाय द अदर मेंबर्स ऑफ द बोर्ड, एंड इफ सच मेंबर्स टेक एनी डिसीजन विच इज इलीगल और नॉट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी और इकोनॉमी, देन इट मस्ट बी हिंडर्ड बाय द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स एट द आउटसेट। तो ये कह रहा है कि जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं उनका एक ऐसा माइंडसेट होना चाहिए जो इंडिपेंडेंट हो, और इनको बाकी डायरेक्टर्स की नहीं सुननी चाहिए, या मतलब सुननी मींस कि इनको इनका बिहेवियर इन्फ्लुएंस नहीं होने चाहिए, इनके डिसीजंस नहीं इन्फ्लुएंस होने चाहिए बाकी डायरेक्टर्स से। तो इनका एक इंडिपेंडेंट माइंडसेट होना चाहिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का, जो कि एक स्पेसिफाइड पब्लिक कंपनीज में होने चाहिए। तो सो दैट कि ये अगर कोई भी बाकी डायरेक्टर्स जो कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स नहीं होते, तो अगर वो कोई ऐसा काम करें जो इलीगल है, जो देश के लिए अच्छा नहीं है या कंपनी के हित में नहीं है, तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स उसको हिंडर कर सकें, उसको रोक सकें साथ के साथ, ठीक है। अब पढ़ते हैं इंटरेस्टेड डायरेक्टर। गाइस इंटरेस्टेड डायरेक्टर क्या होता है? एक ऐसा डायरेक्टर जिसका किसी ट्रांजैक्शन में कोई इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, उसको इंटरेस्टेड डायरेक्टर कह देते हैं। कि मान लो जैसे कंपनी कोई एग्रीमेंट कर रही है किसी न्यू पार्टी के साथ में या किसी न्यू कंपनी के साथ में, तो उसमें से इसको कुछ शेयर ऑफ प्रॉफिट मिल रहा है उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में, या इसको कोई सैलरी मिल रही है उस पर्टिकुलर बिजनेस में से या कि कहीं से, तो इसको कुछ भी अगर रेम्युनरेशन मिल रहा है तो उसी उसी को ही हम क्या बोल देते हैं कि अ डायरेक्टर इज इंटरेस्टेड इन अ ट्रांजैक्शन व्हेन ही इज गेटिंग पेड, या व्हेन ही हैज सम इंटरेस्ट इन्वॉल्व्ड। तो किसी भी तरह का इंटरेस्ट हो सकता है, चाहे वो रेम्युनरेशन हो या कोई वेदर ही होल्ड्स एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इन दी ट्रांजैक्शन ना, या कुछ भी, तो उसको अपना ये इंटरेस्ट भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा अप्रोप्रिएट फोरम पे, अप्रोप्रिएट टाइम पे, मतलब कि सही जगह पे, सही मंच पे और सही वक्त पे इसको बताना पड़ेगा कि इंटरेस्टेड डायरेक्टर जो जो इंटरेस्टेड डायरेक्टर है उसका क्या इंटरेस्ट है किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में कंपनी के, ठीक है। तो कहता है किसी और चैप्टर में डिस्कस किया गया है इसके प्रोविजंस, तो हम उस समय देखेंगे जब आएंगे। अभी हम पढ़ रहे हैं आगे कौन से, एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। कहता बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में दोनों तरह के डायरेक्टर्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव।
तो कहता है जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं ये रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर मैनेजिंग द डिफरेंट बिजनेस ऑपरेशंस अंडरटेकन बाय द कंपनी. इट इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट द डिपार्टमेंट्स इन विच दे वर्क और विच दे हेड ऑपरेट स्मूथली. तो जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं ये रोज के रोज जो डेली डे टू डे बिजनेस ऑपरेशंस होते हैं कंपनी के उनको ये मैनेज करते हैं और इनकी जिम्मेवारी होती है कि जिन डिपार्टमेंट्स को वो हेड कर रहे हैं वो सभी डिपार्टमेंट्स स्मूथली ऑपरेट करें. और जो होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजिंग डायरेक्टर होता है वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स में आता है. एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर में कौन कौन से डायरेक्टर्स आ गए? होल टाइम डायरेक्टर का क्या मतलब है कि जो सारा दिन कंपनी का काम करता है, ठीक है. और मैनेजिंग डायरेक्टर भी आपको पता है एमडी भी मेन होता है, तो मतलब ये हर समय प्रेजेंट रहते हैं कंपनी में. तो ये इनकी जिम्मेदारी होती है कि डिफरेंट बिजनेस ऑपरेशंस जो है वो स्मूथली ऑपरेट करें और जितने डिपार्टमेंट्स को ये चला रहे हैं वो भी स्मूथली ऑपरेट करें, ठीक है. और कहता है जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं ये बोर्ड मीटिंग्स में पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब कि डिस्कशंस में पार्टिसिपेट करते हैं थ्रू दी बोर्ड मीटिंग्स रिलेटिंग टू द फ्रेमिंग ऑफ पॉलिसीज फॉर द एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी. जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं मतलब कि ये फुल टाइम डायरेक्टर नहीं होते, होल टाइम या मैनेजिंग डायरेक्टर इसमें नहीं आता क्योंकि ये नॉन एग्जीक्यूटिव हैं. ये सिर्फ बोर्ड मीटिंग्स में डिस्कशंस में पार्टिसिपेट करते हैं कभी कभी. और वो भी क्या करते हैं, ये पॉलिसीज बनाते हैं. पॉलिसीज क्या होती हैं? जैसे नीतियां बना देते हैं ताकि कंपनी को एफिशिएंटली मैनेज किया जा सके. अब ये कौन से जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं ये कौन से हो गए? जैसे प्रोफेशनल डायरेक्टर्स होते हैं या नॉमिनी डायरेक्टर्स हैं, तो ये इन डायरेक्टर्स में आ जाते हैं, प्रोफेशनल डायरेक्टर्स और नॉमिनी डायरेक्टर्स, ठीक है. तो जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होते हैं, ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स भी क्या होते हैं? ये भी दे आर ऑल्सो अ काइंड ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स. मतलब ये भी होल टाइम डायरेक्टर या मैनेजिंग डायरेक्टर की तरह ये मतलब डे टू डे बिजनेस ऑपरेशंस नहीं देखते. ये भी सिर्फ क्या करते हैं? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स क्योंकि नॉन एग्जीक्यूटिव होते हैं तो ये भी क्या डिस्कशंस में पार्टिसिपेट करते हैं बोर्ड मीटिंग्स के थ्रू जिसमें ये पॉलिसीज बनाते हैं फॉर द एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी. सो ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स यानी कि फुल टाइम या मैनेजिंग या होल टाइम डायरेक्टर जितने एक्टिव नहीं होते, कौन से प्रोफेशनल डायरेक्टर्स, नॉमिनी डायरेक्टर्स और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, ठीक है ना. तो ये इनके जितने एक्टिव नहीं होते एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के जितने, तो इनकी लाइबिलिटी सिर्फ तभी बनेगी इफ दे नोइंगली कंसेंटेड टू द wrongful acts. So they are held to be liable only if they knowingly consented to the wrongful acts. मतलब अगर इनको इनकी जिम्मेवारी आमतौर पे सिर्फ तभी मानी जाएगी कंपनी के किसी लॉस में कि हाँ भी अगर इन्होंने जानते हुए भी किसी गलत एक्ट को इन्होंने गलत एक्ट में इन्होंने हाथ बटाया या अपना कंसेंट दिया है, ठीक है, या इनकी रजामंदी से इन जानते हुए इन्होंने अपना कंसेंट दे दिया कि हाँ भी ये गलत काम करते हैं बाकी डायरेक्टर्स के साथ मिलके, तो फिर बस ये इनकी लाइबिलिटी होगी, अदरवाइज इनकी लाइबिलिटी नहीं होगी, ठीक है. आगे देखते हैं अभी. तो अभी आ चुका है अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स सेक्शन 152. तो अभी तक हमने कौन सा पढ़ा था? अभी हम पढ़ रहे थे सेक्शन 149. अब आगे आगे अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स सेक्शन 152. तो कहता सेक्शन अभी हम मतलब सेक्शन 149 जो था उसके अंदर हम कुछ एक हमने फर्स्ट प्रोविजो और सेकंड प्रोविजो पढ़ा था. सेक्शन 149 की क्या हेडिंग थी याद करो? तो उसमें ये बोला था ना द कंपनी इज टू हैव ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. तो इसमें हमें थोड़ा सा हम रिवाइज भी कर लेते हैं फटाफट से. कंपनी इज टू हैव अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, सेक्शन 149 में पढ़ा था. तो इसमें वही मतलब कि कहता कि सब इंडिविजुअल्स ही डायरेक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है, बाकी कोई पर्सन नहीं बन सकता डायरेक्टर. और मिनिमम कितने थे? पब्लिक में 3 होते हैं, प्राइवेट में 2 होते हैं, 1 पर्सन में 1 होता है. मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 15. और 15 से ज़्यादा करने हैं तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है, ठीक है. और गवर्नमेंट कंपनी और जो सेक्शन 8 कंपनी होती है नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी, ये एग्जेम्प्टेड होते हैं इन प्रोविजन से. मतलब कि लेकिन तभी एग्जेम्प्टेड होंगे अगर सेक्शन 137 में इन्होंने कोई डिफॉल्ट नहीं किया अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइल करने में या एनुअल रिटर्न फाइल करने में. सेक्शन 92 में अगर इन्होंने कोई डिफॉल्ट नहीं किया, ठीक है. नहीं तो फिर अगर कोई डिफॉल्ट किया किसी एक चीज़ में भी सेक्शन 137 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट करने में या एनुअल रिटर्न सबमिट करने में सेक्शन 92 में, तो इनको
ये प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाएंगे, मतलब वही फिर इनको 15 डायरेक्टर से ज़्यादा नहीं रख सकते, और रखने हैं तो फिर स्पेशल रेजोल्यूशन इनको पास करना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमने पढ़ा 149(1) का क्लास सी, जिसमें हमने देखा कि एक वुमेन डायरेक्टर होना चाहिए उन क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनीज में जिसको बताया गया रूल 3 ऑफ कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स रूल्स 2014 में। ठीक है, सेकंड प्रोविजियो टू सेक्शन 149(1) इसको कहते हैं। फर्स्ट प्रोविजियो तो वही 15 डायरेक्टर को अपॉइंट करने, 15 से ज़्यादा अपॉइंट करने के लिए अगर मतलब कि स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है, वो हो गया फर्स्ट प्रोविजन सेक्शन 149(1). और ये वुमेन डायरेक्टर एक अपॉइंट करना पड़ेगा इन क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनीज में, ये क्या है, सेकंड प्रोविजन टू सेक्शन 149(1). तो इसका रूल 3 क्या बोल रहा है, कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर रूल्स का, कि हर एक लिस्टेड कंपनी में या हर एक पब्लिक कंपनी में, जिसमें एक लिस्टेड कंपनी में तो सब में होगी एक वुमेन डायरेक्टर, होगी ही होनी ही होनी चाहिए, और पब्लिक कंपनी में अगर पेड अप शेयर कैपिटल वही 100 करोड़ या उससे ज़्यादा या फिर 300 करोड़ या उससे ज़्यादा का टर्नओवर हो जाए, अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो वो वुमेन डायरेक्टर रखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद फिर हमने क्या पढ़ा था, कह रहा था कि अगर न्यू कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है तो और अगर उसके ऊपर भी वो प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाते हैं वुमेन डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट के, तो इनको भी ये प्रोविजंस के साथ कंप्लाई करना होगा विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन। मतलब इनकॉर्पोरेट होने के बाद वही इनका 300 करोड़ से या उससे ज़्यादा का अगर इनका टर्नओवर हो गया, 100 करोड़ या उससे ज़्यादा की पेड अप शेयर कैपिटल हो गई, तो इनकॉर्पोरेशन के 6 महीने के अंदर अंदर इनको वुमेन डायरेक्टर कम से कम एक रखना ही रखना होगा। ठीक है, फिलिंग ऑफ इंटरमीडिएट वैकेंसी अभी पढ़ के हटे हैं कि आपको पता ही है कि अगर एक वुमेन डायरेक्टर जो है, अगर वो मतलब उसका ऑफिस वेकेंट हो जाए, तो नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग या फिर 3 मंथ्स इमीडिएटली फ्रॉम द डेट ऑफ सच वैकेंसी विच एवर इज लेटर, तो दोनों में से जो लेट होगा तो उसमें हमें वो वैकेंसी भरना होगा तब तक हमें। ठीक है, आगे चलते हैं अभी थोड़ा सा। गाइज जहाँ पर आपको कुछ लगे कि हाँ भी थोड़ा सा ये थोड़ा सा मेरा इसका माउस थोड़ा सा ठीक नहीं है, तो इस वजह से मेरे को ये स्क्रॉल करने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, तो आपको अगर लगता है कि वहाँ पे स्लो हो जाती है वीडियो, तो आप थोड़ा सा स्किप कर लेना आगे वीडियो को 1-2 सेकंड 10 सेकंड। रेजिडेंट डायरेक्टर आपको पता ही है कि अभी हम पढ़ के हटे हैं कि 182 दिन जो इंडिया में रहता है कम से कम, इसमें 60 और 365 दिन वाला नहीं लिखा हुआ है इनकम टैक्स एक्ट वाला। ठीक है, तो 182 दिन जो इंडिया में रहता है, लेकिन अगर दिन ही अगर 90 बचे हैं या 92 डेज बचे हैं, तो कैसे निकालोगे न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी के केस में साल में, क्योंकि 90 दिन रह गए ना, तो 182 दिन कैसे रह सकता है इसका डायरेक्टर, तो फिर प्रोपोर्शनेट कर लो 90 इंटू 182/365। ठीक है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पढ़ के हटे कि हाँ भी कुछ पब्लिक कंपनी स्पेसिफाइड होती हैं, जो स्पेसिफाइड जो मतलब लिखी गई हैं स्पेशली भी, हाँ इन पब्लिक कंपनीज को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स रखने चाहिए ताकि कॉर्पोरेट गवर्नेंस को बढ़ावा मिले, और ये कंपनीज जो है इकोनॉमी की बैकबोन होती हैं, तो इन कंपनीज को बेस्ट पॉसिबल तरीके से मैनेज किया जाना चाहिए। ठीक है, फॉर अडेयरिंग टू दी स्पेसिफाइड लीगल प्रोविजंस। और इन डायरेक्टर्स जो होते हैं इंडिपेंडेंट, इनका एक इंडिपेंडेंट माइंडसेट होना चाहिए जिसको बाकी डायरेक्टर्स जो हैं वो इन्फ्लुएंस ना कर सकें, और अगर बाकी डायरेक्टर्स या मेंबर्स कोई भी ऐसा डिसीजन लेते हैं जो कि इलीगल है या इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी के लिए ठीक नहीं है या इकोनॉमी के लिए ठीक नहीं है, तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को उनको रोकना चाहिए ऐसे डिसीजंस लेने से। ठीक है, तो इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स क्या होते हैं, इंटरेस्टेड डायरेक्टर मैंने आपको बता दिया कि अगर कोई ऐसी ट्रांजैक्शन कंपनी कर रही है जिसमें किसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कोई इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, कोई चाहे उसको कुछ पैसा मिल रहा है, रेमनरेशन मिल रहा है, उसको कोई ऑफ प्रॉफिट का हिस्सा मिल रहा है, कोई ऑफिस कोई पोजीशन उसको मिल रही है, कुछ भी बेनिफिट हो सकता है, तो उसको अप्रोप्रिएट फोरम और अप्रोप्रिएट टाइम पे अपना इंटरेस्ट डिस्क्लोज करना पड़ेगा। एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स देख लेते हैं। एग्जीक्यूटिव कौन से होते हैं, जो ज़्यादा एक्टिव होते हैं, जो हर समय कंपनी के डिफरेंट बिजनेस ऑपरेशंस की जिम्मेवारी लेते हैं। ठीक है, और ये इनका काम होता है देखना कि जितने भी डिपार्टमेंट्स को ये लीड कर रहे हैं वो सभी स्मूथली ऑपरेट करें। और होल टाइम डायरेक्टर जो फुल टाइम होता है और एमडी होता है जो मैनेजिंग डायरेक्टर, ये ठीक है ये ज़्यादा एक्टिव वाले होते हैं तो एग्जीक्यूटिव होते हैं। और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स क्या होते हैं, ये सिर्फ बोर्ड मीटिंग्स में पार्टिसिपेट करते हैं डिस्कशंस के लिए, जिसमें ये पॉलिसीज बना देते हैं ताकि एफिशिएंटली कंपनी मैनेज हो सके। तो प्रोफेशनल इंडिपेंडेंट और नॉमिनी डायरेक्टर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो
नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हो जाते हैं क्योंकि ये इतने एक्टिव नहीं होते एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के जितने। तो ठीक है, अब ये क्योंकि इतने एक्टिव नहीं होते तो इनकी लाइबिलिटी भी फिर लिमिटेड ही होगी ना नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के। इनको लाइबल तभी ठहराया जाएगा अगर ये जानते हुए, इफ दे हैव नोइंगली कंसेंटेड टू दी रॉन्गफुल एक्ट्स, कोई गलत इलीगल काम में जानते हुए अगर इन्होंने अपना कंसेंट दी है तभी इनकी जिम्मेवारी बनेगी जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की है, मतलब कि प्रोफेशनल इंडिपेंडेंट और नॉमिनी डायरेक्टर्स की, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो अब ये सेक्शन 149 हमने एक बार ही पढ़ लिया कि एवरी कंपनीज टू हैव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब हम आगे आ जाते हैं, अब हम देखते हैं आगे सेक्शन 152 अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स। Section 152 of the Act deals with the matters relating to the appointment of directors. अब आ जाते हैं सेक्शन 152 पे जो बता रहा है कि डायरेक्टर्स को अपॉइंट कैसे करते हैं। तो कहता अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर्स, जहाँ पर कहता आर्टिकल्स ऑफ अ कंपनी में कोई प्रोविजन नहीं दी गई कि फर्स्ट डायरेक्टर्स को अपॉइंट कैसे करना है। तो जो एमओए के सब्सक्राइबर्स होते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आपने पढ़ा हुआ है ना सी इंटरमीडिएट में, जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के जो सब्सक्राइबर्स होते हैं तो वो इंडिविजुअल्स शैल बी, अच्छा फिर से ध्यान देना इंडिविजुअल्स, क्योंकि हमने पढ़ा कि सिर्फ इंडिविजुअल्स ही डायरेक्टर्स हो सकते हैं, शैल बी डीम्ड टू बी द फर्स्ट डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी अंटिल द डायरेक्टर्स आर ड्यूली अपॉइंटेड। तो फर्स्ट डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने के लिए सेक्शन 152 क्या कहता है, 152(1) कहता है कि अगर तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कुछ स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि हाँ कि फर्स्ट डायरेक्टर्स को इस तरीके से अपॉइंट करने, तो वैसे करेंगे, क्योंकि आर्टिकल्स क्या होते हैं बेसिकली रूल्स होते हैं कंपनी के। तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में अगर तरीका बताया हुआ है फर्स्ट डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने का तो उस तरीके से कर देंगे। नहीं तो अगर उसके बारे में साइलेंट है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर्स को लेके, तो फिर जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के जो सब्सक्राइबर्स होंगे जो कि इंडिविजुअल्स हैं उनको मान लिया जाएगा, दे शैल बी डीम्ड टू बी द फर्स्ट डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, जब तक डायरेक्टर्स को अपॉइंट नहीं किया जाता। तो सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम विच आर इंडिविजुअल्स शैल बी डीम्ड टू बी द फर्स्ट डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। तो पता लग गया एओए में जो रूल्स लिखे हुए हैं उसके अकॉर्डिंग या तो फर्स्ट डायरेक्टर अपॉइंट होएगा, और अगर नहीं लिखा हुआ तो मेमोरेंडम को सब्सक्राइबर के जो सब्सक्राइबर्स हैं जो इंडिविजुअल्स हैं वो फर्स्ट डायरेक्टर्स मान लिए जाएंगे जब तक डायरेक्टर्स को एक्चुअल में अपॉइंट नहीं किया जाता। और वन पर्सन कंपनी में क्या होता है, in case of a one person company, an individual being a member shall be deemed to be its first director until the director or directors are duly appointed by the member in accordance with the provisions of this section। तो कहता है ओपीसी में या वन पर्सन कंपनी में क्या होता है कि एक ही इंडिविजुअल होता है जो मेंबर होता है। वन पर्सन कंपनी एज द नेम सजेस्ट कि एक ही बंदा होता है इसमें जो कि उसका शेयर होल्डर होता है, क्योंकि वन पर्सन कंपनी है तो उसी को पहला डायरेक्टर मान लिया जाता है जब तक वो फर्दर आगे डायरेक्टर्स को अपॉइंट नहीं करता। ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स यूजुअली द आर्टिकल्स कंटेन द नेम्स ऑफ द फर्स्ट डायरेक्टर्स, एओए में लिखा होता है। ठीक है, और अगर नहीं लिखा हुआ तो इंडिविजुअल सब्सक्राइबर्स जो हैं मेमोरेंडम के तो उनको फर्स्ट डायरेक्टर्स मान लिया जाता है। और जो वन पर्सन कंपनी में भी क्या होता है, इंडिविजुअल, बार बार स्ट्रेस कर रहा है उस चीज़ पे, एन इंडिविजुअल बीइंग मेंबर, तो कभी भी कोई बॉडी कॉर्पोरेट एलएलपी और कोई आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन डायरेक्टर नहीं हो सकता किसी भी कंपनी में। ठीक है ना, तो वन पर्सन कंपनी में भी एक ही इंडिविजुअल जो उसका शेयर होल्डर होता है जो उसका मेंबर होता है उसी को ही पहला डायरेक्टर मान लिया जाता है जब तक वो आगे डायरेक्टर्स को अपॉइंट नहीं, जब तक आगे वो डायरेक्टर्स को अपॉइंट नहीं करते मेंबर्स। ठीक है, तो कहता कि द कॉर्पोरेट बॉडीज इफ दे आर आल्सो सब्सक्राइबर्स शैल नॉट बी केपेबल ऑफ बिकमिंग डायरेक्टर्स, क्योंकि वही है ना बॉडी कॉर्पोरेट और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, ये कॉर्पोरेट बॉडीज आ जाती है ना बॉडी कॉर्पोरेट, तो ये अगर ये भी सब्सक्राइब कर रहे हैं मेमोरेंडम को तो ये नहीं बन सकते, क्योंकि उसने बोला है स्पेसिफिकली सेक्शन 152(1) में कि इंडिविजुअल, उसने मतलब 149(1) में हमने पढ़ा था कि इंडिविजुअल्स ही बन सकते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, अच्छा तो फर्स्ट डायरेक्टर्स का टर्म कितना होगा, द फर्स्ट डायरेक्टर शैल होल्ड ऑफिस अंटिल द डायरेक्टर्स आर ड्यूली अपॉइंटेड। तो कहता है जो पहले डायरेक्टर्स हैं ये सिर्फ तब तक ही डायरेक्टर्स रहेंगे जब तक डायरेक्टर्स को एक्चुअली अपॉइंट नहीं किया जाता। तो इनका कार्यकाल, इनका समय या इनका टेन्योर वहीं तक होगा जब तक एक्चुअल में डायरेक्टर्स को अपॉइंट नहीं किया जाएगा। ठीक है,
चाहे वो आर्टिकल्स में लिखा हो फर्स्ट डायरेक्टर्स का नेम, चाहे फर्स्ट सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम हो अगर आर्टिकल्स में नहीं लिखा होगा, ठीक है। तो इनका कार्यकाल, इनका टेन्योर तब तक होगा जब तक डायरेक्टर्स को अपॉइंट नहीं किया जाता एक्चुअल में। तो इन फैक्ट द टर्म ऑफ द फर्स्ट डायरेक्टर्स इज लिमिटेड टू द होल्डिंग ऑफ फर्स्ट एजीएम। तो पहली एनुअल जनरल मीटिंग जब तक होगी तो बस तब तक ही इनका कार्यकाल होता है, ठीक है। और जहां तक ओपीसी का सवाल है, कहता है द मेंबर ऑफ द इंडिविजुअल मेंबर ऑफ द ओपीसी इज डीम्ड एज द फर्स्ट डायरेक्टर। तो उसके बाद यही मेंबर आगे डायरेक्टर को डायरेक्ट या फिर डायरेक्टर्स को अपॉइंट करेगा अपने रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। हमें पता है कि ओपीसी में जो है मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर एक तो होता ही है। अब क्योंकि इसका एक ही शेयर होल्डर होता है, वही उसका मेंबर मतलब कि शेयर होल्डर ही हुआ ना, तो एक ही शेयर होल्डर है तो उसी को ही पहला डायरेक्टर मान लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद वो मेंबर आके अपॉइंट करेगा डायरेक्टर या डायरेक्टर्स को अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। और मैंने आपको बता दिया कि फर्स्ट डायरेक्टर्स का जो टेन्योर होता है वो कहाँ तक होता है, उसका कार्यकाल पहली एनुअल जनरल मीटिंग तक। अब आ जाओ, अब देखिए तो हो गया फर्स्ट डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट का, सेक्शन 152(1) में हमने देख लिया, ठीक है। अब हम देख रहे हैं अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट डायरेक्टर्स। Appointment of subsequent directors. कहता save as otherwise expressly provided in this act, every director shall be appointed by the company in a general meeting। कहता अगर देखो एक्ट में कुछ इसके बारे में स्पेसिफिकली मेंशन्ड है तो वैसे अपॉइंट किया जाएगा सेकंड वाले या सब्सिक्वेंट डायरेक्टर्स को, नहीं तो हर सब्सिक्वेंट डायरेक्टर को जनरल मीटिंग में ही कंपनी अपॉइंट करती है। तो हमें जनरल मीटिंग में क्यों करती है, क्योंकि पहली एनुअल जनरल मीटिंग जब होती है, फर्स्ट टाइम जब एक कंपनी की एजीएम होती है एनुअल जनरल मीटिंग जिसमें सभी शेयर होल्डर्स प्रेजेंट होते हैं, तो पहले वाले डायरेक्टर्स का कार्यकाल समाप्त हो जाता है ना फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग तक। तो फिर जब एक डायरेक्टर का ऑफिस खाली होता है फर्स्ट वाले डायरेक्टर्स का, तो उस वक्त जनरल मीटिंग चल ही रही होती है ना, तो उसी समय फिर नेक्स्ट डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। अगर कंपनीज एक्ट में कुछ और लिखे तो वैसे करेंगे, नहीं तो डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया जाएगा जनरल मीटिंग में अगले डायरेक्टर्स को। तो कहता है जनरल मीटिंग में जो शेयर होल्डर्स होते हैं कंपनी के यानी कि ओनर्स, ये इकट्ठे होंगे और ये सभी मिलकर डिसीजंस लेंगे। तो कहता हालांकि जनरली कहता हर एक डायरेक्टर को अपॉइंट किया जाएगा कंपनी द्वारा जनरल मीटिंग में, जहां पे एक्सेप्ट वेयर द कंपनीज एक्ट एक्सप्रेसली प्रोवाइड सम अदर प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स। हाँ तो ठीक है ना, अगर वही हम ऊपर भी यही पैराग्राफ रेपिटेशन हो गया तो भी मतलब कंपनीज एक्ट में अगर कुछ स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि हाँ भी इस तरीके से अपॉइंट करने सब्सिक्वेंट डायरेक्टर्स को, तो वैसे होंगे अपॉइंट, नहीं तो हर एक डायरेक्टर को जो है सब्सिक्वेंट डायरेक्टर को, फर्स्ट डायरेक्टर का तो हमें मेंशन है ना हमें कि क्या लिखा हुआ है, सेकंड डायरेक्टर्स जो है सब्सिक्वेंट डायरेक्टर्स उनको हमेशा जनरल मीटिंग में ही अपॉइंट किया जाएगा, एक्सेप्ट if Companies Act expressly provides some other procedure for appointment of the subsequent directors। अब जैसे कि कहता है एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा है कि एक्ट में स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि जो एडिशनल डायरेक्टर्स होते हैं या जो अल्टरनेट डायरेक्टर्स होते हैं उनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करेंगे इफ द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी एम्पावर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन दिस रिस्पेक्ट। अब देखो एडिशनल या अल्टरनेट डायरेक्टर्स क्या होते हैं उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे चैप्टर में जब आएगा, अभी इसको एज इट इज़ हमें समझना होगा एग्जाम्पल को। कि कहता अगर जो एडिशनल डायरेक्टर्स होते हैं, एडिशनल क्या मतलब कि जितने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उसके अलावा, या ऑल्टरनेट डायरेक्टर्स क्या होते हैं वो भी देख, ऑल्टरनेट मतलब कि इसकी जगह, तो मतलब एडिशनल या ऑल्टरनेट डायरेक्टर्स जो होते हैं वो भी कौन अपॉइंट करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेंगे, अगर ऐसा आर्टिकल्स ने एम्पावर किया है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। मतलब कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ने ये पावर दी है कि आप अपनी तरफ से एडिशनल डायरेक्टर्स भी रख सकते हो या ऑल्टरनेट डायरेक्टर्स भी आप अपॉइंट कर सकते हो, अगर ऐसा आर्टिकल्स ने कहा है करने को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, अगर ऐसी पावर दी है आर्टिकल्स में तो फिर वो कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, मैंने आपको बताया ना वैसे तो जनरल मीटिंग में ही डायरेक्टर्स अपॉइंट होते हैं, लेकिन अगर एओए में ही, अब जैसे अब इन्होंने लिखा ना कंपनीज एक्ट में अगर अगर कुछ स्पेसिफिकली लिख दिया, तो अब इसमें एओए में स्पेसिफिकली लिख दिया ना कंपनी के एओए में कि हाँ भी हम पावर दे रहे हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कि हाँ भी आप ऑल्टरनेट या एडिशनल डायरेक्टर्स को इस तरीके से अपॉइंट कर सकते हो, तो फिर वो करेंगे वैसे अपॉइंट, ठीक है।
अब कहता अदर रिक्वायरमेंट्स फॉर द अपॉइंटमेंट। अब गाइज ये हम ध्यान रखना, ये हम क्या पढ़ रहे हैं, सेक्शन 152 पढ़ रहे हैं अभी ना, ठीक है। अदर रिक्वायरमेंट्स फॉर द अपॉइंटमेंट कहता अलॉटमेंट ऑफ डिन नंबर। A person shall be appointed as the director of the company only when he has been allotted a DIN under section 154 or any other number as may be prescribed under section 153। ठीक है। अब कहता, अब यहाँ पर ना थोड़ी थोड़ी चीज़ें अपॉइंटमेंट के साथ साथ इसके अंदर कहीं ना कहीं एलिजिबिलिटी की तरफ भी पॉइंट कर रही है ना, कि कहता कि एक मिनट यार, ये थोड़ा slow हो रहा है। Allotment of a DIN number. A person who is appointed as a director of the company shall only be considered as appointed as a director of a company when he has been allotted a DIN number under section 154 or any other number as may be prescribed under section 153। तो ऐसा सेक्शन 153 का ये अब इसमें सेक्शन 152 में हमने एक पढ़ लिया अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर्स, ठीक है। 152(1) अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट डायरेक्टर्स, 152(2). अभी क्या कह रहा है कि 152(3) में अदर रिक्वायरमेंट्स ऑफ द अपॉइंटमेंट में, ठीक है। तो इसमें कहता कि अलॉटमेंट ऑफ डिन नंबर है कि एवरी पर्सन, a person shall be appointed as a director of a company only when he has been allotted a DIN number under section 154 or any other number as prescribed under 53। तो मतलब एक तभी अपॉइंट किया जा सकता है अगर उसके पास डिन नंबर अलॉट किया गया सेक्शन 154 में या फिर इन और एनी अदर नंबर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 153, ठीक है। तो मतलब हर एक डायरेक्टर, कोई भी मतलब किसी भी इंडिविजुअल को अगर हम डायरेक्टर बनाएंगे तो उसको पहले डिन नंबर अलॉट करना पड़ेगा, ठीक है ना, सेक्शन 154 में या फिर कोई और नंबर जो सेक्शन 153 बता रहा है कंपनीज एक्ट का, ठीक है। अब आगे चलते हैं, एक सेकंड गाइस, मैं क्रोम में ही ओपन कर लेता हूँ, कुछ दिक्कत आ रही है इसमें ना। सी